बीजेपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में ओपोजिशन के इत्तेहाद का फैसला पार्टी रहनुमाओं से मशावरत के बाद करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र की सियासी सूरत-हाल पर कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद ने बीजेपी को इस तरह की हरकतों पर जाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओपोजिशन के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत यूसीसी के जरिए कौन सी यकसानियत लाना चाहती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के महाराष्ट्र पर तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बीजेपी और वजीर आजम की शोहरत है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडर बीजेपी के साथ शामिल है। उन्होंने कहा कि जेंडर्स में यकसानियत लाने के लिए यूसीसी की जरूरत है। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले ये तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है। उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद। अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे। तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। देखिए, आपने देखा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखिए या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपुल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक एनजीओ की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट, और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक रिकॉर्ड है भारत की जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो और कोई एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ चोरियां की, जिन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जिसमें क्रिकेट घोटाले हो और कोई घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, नेचुरली है अब
वक्त आ गया है कि चोरों और चोरी करने वालों का हिसाब का दिन आ गया है। उनसे हिसाब लेना चाहिए और हिसाब ले रहे हैं, आज की गवर्नमेंट साहब ले रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अशद जरूरत है और देश में जो नाइंसाफियां यहां हो रही है, खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, अरब से कोई शेख आके 2 महीने हैदराबाद में रह के 2 महीने शादी करके वापस चला जाता और एक बेटी जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको सरेरा कुछ पैसों के ओर छोड़कर वापस चला जाता है। एक लीगल तरीके से वो इलीगल काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो चीजें हैं उन पर कदगन लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मर्द और औरत है उनके इक्वल हुकूक होने चाहिए, चाहे किसी भी मजहब की औरत हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल का कहना है कि यूसीसी का मौजू उठाने का मकसद इंतखाबात से पहले लोगों को बेवकूफ बनाना है। उनका कहना है कि ये लोगों को लड़ाने और इंतखाबी कामयाबी हासिल करने की कोशिश है। कमाल ने सवाल किया कि बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के बाद से यूसीसी के बारे में बात क्यों नहीं की और अब क्यों। बीजेपी के तर्जमान आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो मनफी सियासत कर रही हैं और इन अमूर पर बयान दे रही हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड वक्त की जरूरत है और ये हर एक के मफाद में है। मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके जो अलग अलग रस्म रिवाज हैं, कायदे हैं, इबादत करने का तरीका है, ये सब ये चाहते हैं इस पे गौर हो और एक नई फिजा यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। पहले तो मैं मशकूक समझता हूँ ये जो कदम इन्होंने उठाया है, अगर नेक नीति से होता, हिंदुस्तान के लोगों को फायदा मिलने का होता या सरकार को जायज़ फायदा मिलता, तो फिर ये 10वां साल जो उनका हुकूमत का बीजेपी का चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, तो 9 साल जो गुजर गए, करीब करीब 10 साल जो गुजर गए, इनमें याद क्यों नहीं आया ये जो है कॉमन सिविल कोड, ये एक इन्होंने चिड़िया छोड़ी है और तमाम लोगों का, चाहे इनके हामी हो या इनसे मुखालिफ हो, तमाम रियासतों के लोग जो है इसी तरफ माइल हो जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान, जो स्टेटमेंट आपने दिया, मुझे लगता नहीं ऐसा बयान ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी दिया होगा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीति से परे रखना, ये बार बार हर संगठन ने और इवन मुस्लिम संगठन ने भी इसकी मांग की है। हर एक धर्म के कानून को रिफॉर्म करना, उसको एक नया रंग, नया स्वरूप, एक नई शक्ल देना, ये तो एक वक्त की, जिसे कहते हैं तकाजा है, समय की जरूरत है और भारत के संविधान का, जिसे कहते हैं मैंडेट है। भारत की कानून साज असेंबली ने उस वक्त आर्टिकल जो 44 धारा 44 जो संविधान में दी, उसका तो बेसिक पर्पज ही है। लेकिन मुझे लगता है संयम, समझ और सूझबूझ की थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसे बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने का मामला। सरकार के फैसले को चैलेंज करने की अर्जी पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर समाअत करेगी। वहीं इस पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। बिलाखिर बेंच की तश्कील अमल में आई। पूरा मामला आर्टिकल 370 हटाने का। आपको बता दें कि सरकार के फैसले को चैलेंज करने की अर्जी पर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगी। वहीं इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिलाखिर बेंच की तश्कील अमल में आई। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म करने का मामला। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई, चैलेंज किया गया इस फैसले को लेकर के।
और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 11 जुलाई को समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच जजों की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर के उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि बिलाखिर बेंच की तश्कील जो है अमल में आई, क्योंकि लगातार अपोजिशन लीडर जो है इस मामले पर बयान देते आए हैं कि ये फैसला जो मरकजी सरकार का रहा है ये गलत रहा है, गैर कानूनी तरीके से 370 हटाया गया था। महबूबा मुफ्ती का भी इस पर इससे पहले ही कुछ दिन पहले ही बयान आया था। उन्होंने सीजेआई के दौरे के दौरान उनका वेलकम किया था, साथ ही लिखा था कि ये 370 हटाने का मामला जो है ये गैर कानूनी है और उस पर समाअत होनी चाहिए थी। तो अब 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर समाअत होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेगा अवामी राब्ता मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने टीकालाल टिपलू के अरकान खानदान के साथ मुलाकात की। वजीर खारजा के हमरा एमपी हंसराज हंस, दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में पंडित टीकालाल टिपलू के कत्ल और कश्मीरी पंडित बरादरी के बारे में बातचीत भी हुई। मुलाकात के बाद वजीर खारजा ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। हुकूमत कश्मीर पंडित बरादरी के लिए पुरअज़्म है। आशुतोष टिपलू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पंडित टीकालाल टिपलू के कत्ल और पंडितों को दरपेश मसाइल पर बात हुई। इस दौरान कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली माहाना माली इमदाद को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की अपील की गई। देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला है। और जो अगर हम टपलू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार उसको आगे ले जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टपलू फैमिली से आज मुलाकात की है। टीकालाल टपलू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनकी 80 की दहाई में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशुतोष टपलू। आशुतोष जी, क्या बातचीत हुई, किस तरह की चीजें डिस्कस हुई? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं जयशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको आज भी टपलू फैमिली याद है। उनको अपने साथी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो टीकालाल टपलू जी थे उनके बारे में याद है। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि उनको उनके बारे में हर चीज़ मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट मैंने उनसे एक ही विनती करी है कि पहले तो मैंने थैंक्स बोला कि आप उनके मेरे से मिलने आए हैं यहाँ पे, लेकिन टीकालाल टपलू जी का परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने विनती की है उनसे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के कश्मीरी समाज के यूथ वहाँ पे 6,000 लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो कश्मीर में रह रहे हैं। उनका ध्यान दिया जाए। उनकी सुविधाएं जो हैं जो काफ़ी ठीक से नहीं हो रह पा रहे, वो देखिए। अच्छा, सुविधाओं की बात है तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं और जो मांग रखी है आपने, सुविधाओं में किस तरह सुधार किए जाने की जरूरत है? काफ़ी सुधार, अभी तो सुविधाएं कुछ मिल ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ। जगती का हाल देख लीजिए, जम्मू में उनके फ्लैटों में लीकेजेस हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, कभी कभी गर्मी में रह रहे हैं लोग। जो समुदाय ठंडे इलाके में रहने वाला है उस गर्मी में रह रहा है। सुविधाएं तो काफी कुछ करनी चाहिए। हो सकता है भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि शायद जो लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो शायद उस सुविधाओं का पूरा लाभ कश्मीरी पंडित समाज को नहीं दे रहे हैं। कोई मदद मिलती है अभी तक किसी तरह की, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की मांग आपने रखी? देखिए, लगभग 50% ऐसे व्यक्ति हैं कश्मीर में पंडितों में जो लोग रिलीफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसको रिलीफ नहीं मानता हूं, एक तरीके से ये देखता हूं कि ये एक कंपनसेशन भी नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा कि हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही देश में विस्थापित रह रहे हैं लोग। बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में विस्थापित नहीं हूँ, मैं अपने देश में ही विस्थापित हूँ, लेकिन उनको जो 13,000 रुपए की राशि दी जाती है 4 लोगों को, वो बहुत कम है। 13,000 रुपए में कोई परिवार नहीं पल सकता है। कम से कम उसको 25,000 रुपए किया जाए।
जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि ये सब बातों के बारे में सीरियसली विषय में बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचेंगे। 89 का जो साल है वो जिसमें बलिदान दिया टपलू जी ने, क्या उन तमाम बातों की जानकारी तमाम लोगों को थी, क्या अजय शंकर जी को थी, और क्या हालात थे उस समय के वहां जो आप पिताजी थे आपके वहां वो बने रहे, हालांकि कई धमकियां भी मिल रही थी? देखिए, जयशंकर जी को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनको ये भी पता था कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली में छोड़ा, वापस चले गए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी कि आपको खतरा है, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक किया गया है, लेकिन वो कह रहे थे मैं इनके नीचे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मुझे भगोड़ा कहा जाए या मैं देश के लिए अपने आप के प्राणों की आहुति दूँ? वही हुआ। मालूम होते हुए भी वापस चले गए कश्मीरी समय। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था हवा गदल में, जब उन्होंने कहा था, और अभी तक वो गोली नहीं बनी जो टिक्कालाल टप्लू की छाती को पार कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। यहाँ मुस्तफ़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ये अपना बोलते हैं, जैसे वो कई लोग बोलते थे रलियो गोलियो एंड सलियो, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल में भी देखा है, इसका मतलब था कि आप अपनी कश्मीरी पंडितों की बेटियां और बीवियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी चले जाओ। इसके लिए उन्होंने फाइट करी, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंचे और विदेश मंत्री पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो भी कश्मीरी पंडितों की तमाम बातें हैं, दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, न सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनको दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार रखती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ई मक्का मार्केट की तरक्की और इसकी इंतहाई ज़रूरत को सरकार ने फरामोश कर दिया है, जिसे साल 2016 में दुकानदारों के लिए ऑपरेशनल किया गया था। मार्केट का बुनियादी मकसद दुकानदारों को अच्छी जगह फराहम करना था जहां वो बगैर किसी परेशानी के काम कर सके। ताहम हुकूमत ने इसके बाद कोई और तरक्याती काम किए बगैर ही जगह छोड़ दी है। मार्केट में काम करने वाले दुकानदारों ने न्यूज़ 18 को बताया कि वो अपने तौर पर मुख्तलिफ चीजों की देखभाल कर रहे हैं, जबकि मक्का मार्केट की बात की जाए तो हुकूमत और मकामी इंतजामिया दूसरी तरफ नजर आती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मार्केट को नए सिरे से बनाया जाना है। भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मक्का मार्केट एक ऐसी जगह बनने वाली है, लाइक जैसे बाहर जितने भी स्टेट से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल उनको डल लेक जाना ही जाना है, पहलगाम जाना ही जाना है। तो मैं आपको गारंटी के साथ ये भी मैंने 4-5 बार तो मैंने आपको बोला है कि मक्का मार्केट एक कश्मीर की बेस्ट टूरिज्म शॉपिंग डेस्टिनी बनने वाली है। इवन आप आइए शाम को, फिर देखिए कितना फ्लो रहता है टूरिज्म का यहाँ पे। ये टूरिज्म की बेस्ट डेस्टिनी बनने वाली है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी कि अगर ये पूरी फुली फ्लेश्ड तरीके से, जैसे हमारा ये मैप देखिए, आप कैमरा घुमाइए, ये हमारा प्रपोजल में ये मैप आया हुआ है स्मार्ट सिटी की तरफ से। विद इन नो डेज इन्होंने प्रोमिस किए इंशाल्लाह ये ऐसे बनने वाला है। तो आप खुद फील कीजिए जब ये ऐसा बनेगा तो फिर कितनी डेवलपमेंट होगी और कितने लोग यहाँ पे और विजिट करेंगे। इवन मैं लाल चौक मार्केट की नहीं बात कर रहा हूँ, आप गनी खान मार्केट चले जाइए, आप पोलीवो मार्केट चले जाइए, आप डोर टू डोर हर एक शॉपकीपर से बात कीजिए, उनका यही रिप्लाई आएगा अभी ग्राउंड जीरो का काम चल रहा है। किसी की दुकानदार की कोई मतलब परचेजिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर जीरो पे जा रहा है। अच्छा, ये बताइए आदिल कि अभी किसी से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई कि क्या फ्यूचर है इस मार्केट का? देखिए, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है, हजूर अहमद भट्ट साहब है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, फैज़ अहमद भट्ट साहब है, वो गए थे तो रिसेंटली उनको ये प्रॉमिस किया विद इन नो डेज इंशाल्लाह मक्का मार्केट में काम लगने वाला है इंशाल्लाह। तो हम उसी उम्मीद पे हम वेट कर रहे हैं, उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये तो 2016 से चल रही है बात। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं, होगा इंशाल्लाह इस टाइम। महकमा मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रात का दर्जे हरारत बढ़ने के साथ ही हॉट ह्यूमिड मौसम जारी है। बुनियादी तौर पर साफ, गर्म और मरतूब मौसम 4 जुलाई तक मुतवक्का है। यहां तक कि इस दौरान बाज इलाकों में दोपहर और शाम तक बारिश का मुख्तसर सिलसिला हो सकता है। 5 जुलाई की शाम से 7 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। रिलायंस जियो ने एक बड़ा धमाका किया है। रिलायंस जियो ने 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च कर दिया है। जियो भारत V2 बहुत सस्ती कीमतों पर दस्तयाब होगा। इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है।
मार्केट में दस्तयाब तमाम इंटरनेट पर काम करने वाले जितने फोन्स हैं उनमें जियो भारत V2 की कीमत सबसे कम है। 999 रुपए की कीमत वाला जियो भारत V2 का माहाना प्लान भी सबसे सस्ता है। सार्फिन को 28 दिन की मियाद वाले प्लान के लिए सिर्फ 123 रुपए अदा करने होंगे, जबकि दीगर ऑपरेटर के वॉइस कॉल और 2G वाले माहाना प्लान की शुरुआत ही 179 रुपए से होती है। जियो भारत V2 के सार्फिन को कंपनी हर माह 14 GB 4G डेटा देगी, जबकि दूसरी कंपनियां 179 के प्लान में 2 GB डेटा देती है। यानी कम पैसे पर जियो भारत के सार्फिन को 7 गुना ज्यादा डेटा मिलेगा। जियो भारत V2 के फीचर क्या है और उनकी क्या खुसूसियात है, आइए जानते हैं। मेरे हाथों में एक ऐसा डिवाइस है जो रिलायंस जियो के 2G मुक्त भारत विजन को और आगे बढ़ाएगा। जो 2G कस्टमर्स है जिनको ट्रांजिशन करना है टू 4G, उनके लिए खास जियो ने अपना जियो भारत डिवाइस लॉन्च किया है, जो बेस्ट इन क्लास जियो के 4G नेटवर्क को यूजर्स के लिए, खासकर यूजर्स को उसका एक्सेस देता है। अभी ये जो डिवाइस है वो ना केवल नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को कंज्यूमर्स के सामने रखता है, इसी के साथ साथ बढ़िया डिवाइस भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, खासकर मैसेस के लिए। तो अगर आप इस डिवाइस को, जैसे ही आप इस डिवाइस को बॉक्स के बाहर निकालते हैं, पहली चीज जो आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करते हैं वो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। नीले रंग का है ये डिवाइस, काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें है एक 1.77 इंच का QVGA TFT स्क्रीन। इस डिवाइस के साथ आपको 1000 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो आपको बॉक्स के अंदर, मतलब इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स आता है उसी के अंदर मिल जाती है। अभी ये डिवाइस जो है वो जियो सिम लॉक्ड है, तो आपको डिवाइस शुरू करने से पहले इसमें एक सिम डालने की जरूरत है। अभी जैसे ही आप इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और मेन्यू पर जाते हैं तो जियो भारत में आपको नजर आएंगे 3 जियो के एप्स जो इस डिवाइस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सबसे पहले जियो सिनेमा, जो आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक्सेस देता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, ब्लॉकबस्टर मूवीज, HBO ओरिजिनल, स्पोर्ट्स कंटेंट, टीवी शोज, इस तरह का ग्रेट कंटेंट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है और ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड है। दूसरा ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है जियो सावन, जो देश का टॉप फ्री म्यूजिक ऐप है। कई सारा वास्ट म्यूजिक कंटेंट और म्यूजिक लाइब्रेरी आपको इस ऐप के साथ मिलती है। और तीसरा जो ऐप है वो है UPI पे बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप जियो पे। जैसे मैंने कहा, तीनों ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ अलग फीचर्स या फिर दूसरे फीचर्स के बारे में। एक ब्राइट टॉर्च और रेडियो, जो खासकर दूर दराज के इलाकों में काफी काम की चीज है, दोनों इस डिवाइस के साथ आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है, जिसकी मदद से आप ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, म्यूजिक या फिर रेडियो सुनने के लिए। साथ ही इस डिवाइस में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है। एंड फाइनली एक SD कार्ड भी आप इस डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। एक 128 GB का SD कार्ड आप इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर स्टोरेज। अभी गिवन द रीसेंट इंक्रीज इन 2G टैरिफ, जो कंपटीशन ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं और एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी से हो गई है फीचर फोन्स की, जियो भारत ये जो डिवाइस है एक बिल्कुल सही समय पर आया है उन लोगों के लिए, खासकर जो 2G से 4G ट्रांजिशन या फिर एक पूरी जर्नी करना चाहते हैं, उनके लिए खास एक बढ़िया डिवाइस इनफैक्ट रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, जियो भारत। स्टूडेंट्स यहाँ पे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। और अब एक अच्छी और खबर ये आ रही है कि जो 4G सेट जियो यहाँ पे लॉन्च करने वाला है और उस कीमत में करने वाला है जो हर एक इंसान यहाँ का एफोर्ड कर सकता है। अभी हमारे मार्केट में ऐसे भी 2G हैंडसेट्स थे जो लोग अभी भी एफोर्ड नहीं कर पाते थे, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे ताजिर हो, या जो भी गैजेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस चीज़ को नहीं एफोर्ड कर पाते थे। लेकिन अब आपको ये टेक्नोलॉजी, आपको एक हैंडसेट उस रेट में मिलेगा जिस रेट में एक आम इंसान भी इस चीज़ को एफोर्ड कर सकता है। और आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो दिन ब दिन एडवांस हो रही है, तो ये एक अच्छा कदम है। जो पहले 2G पे थे अब वो 4G यूज़ कर सकते, 4G हैंडसेट, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए काफ़ी अच्छा है, यात्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, जो लोग बाहर है
उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ से टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल है, इजी टू ये एक्सरसाइज में, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। स्टूडेंट कम्युनिटी और इकोनॉमिक क्लास कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा लेगी। जहां स्मार्टफोन की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्कियां हमें देखने को मिल रही हैं, वहां अब जियो की फैसिलिटीज़ में जब 4G हैंडसेट्स को लॉन्चिंग पैड मिला है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये एक खुशाइंद कदम है। प्राइवेट सेक्टर में जियो हर कदम अपनी कामयाबियों को जोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्लास और स्टूडेंट कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी गैजेट्स को लॉन्च कर रहा है। देखिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि अगर 4G जियो हैंडसेट्स जो है वो यहाँ पर शुरू हो गए, वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, उनका सिग्नल आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 4G मोबाइल्स, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है। वो अभी भी मतलब कि 4G के 5G के दौर में वो अभी भी 2G इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो सारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होती है। बच्चे जितना भी अभी मटेरियल जितना भी कलेक्ट करते हैं वो सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं, बुक्स का उतना रुझान नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जो है ये स्टेप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कि जियो वालों ने उठाया है। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके से जारी है। रोजाना हजारों यात्री बालतल और नुनवन बेस कैंपों से मुकद्दस गुफा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उधर अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना किया गया था। बताया गया है कि इस काफिले में 4758 यात्री शामिल थे। उन्हें 223 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना किया गया था। 1728 यात्री बालतल और 3030 यात्री पहलगाम के लिए रवाना किए गए हैं। जम्मू में इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर सहूलत काउंटर कायम किए गए हैं। महाजन सभा जम्मू में कायम रजिस्ट्रेशन काउंटर की वजह से रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से दबाव कम हुआ है। यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सभा का सहयोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन जैसा चाहती है वैसा पूरा ही हम ताबन दे रहे हैं। आज सुबह से लगभग जो है 550 लोग जो है वो जहाँ पर आए हैं। लगभग 600 लोग की एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजीकरण के लिए जहाँ पर पर्ची इशू की है, 550 के लगभग आए हुए हैं, उन सब का पंजीकरण हो चुका है। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक 500 के लगभग जो लोग हैं, 400 प्लस जो हैं उनकी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। अभी की यहाँ का जो कोटा है लगभग 600 का कोटा है। अभी जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सरकार ने बहुत बढ़िया सुविधा रखी हुई है, यात्रियों को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है सरकार ने, जैसे पहले भी था लेकिन इस बार तो बहुत बढ़िया किया हुआ है इन्होंने। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी यात्री को, किसी भी हर जगह इन्होंने वो लगाए हुए हैं, कैंप वगैरह लगे हुए हैं, बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से यात्रा कर रहे हैं। हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले वहाँ आगे भी नहीं होगी, वाया बालटाल जाएं, पहलगाम जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब बढ़िया है, श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। सरकार की तरफ से यहाँ जम्मू में कई जगहों पे रजिस्ट्रेशन के कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो यात्री हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ जम्मू के महाजन हाल में भी ये सुविधा रखी गई है और यात्री जो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक खास कैंप यहाँ महाजन सभा में रखा गया है, जहाँ पर करीबन आज ये कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सुबह से करीबन 500 से ज़्यादा यात्रियों को यहाँ पे रजिस्टर किया गया, जो मुख्तलिफ तारीखों पे अमरनाथ बौले बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र टिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। सख्त सिक्योरिटी के बीच अमरनाथ यात्रियों का चौथा काफिला आज पहलगाम पहुंचा। मकामी अवाम की जानिब से किए गए इंतजामात पर यात्रियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया।
अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोश खरोश से जारी है और इस वक्त हम न्यूनतम बेस कैंप पहलगाम के नजदीक मौजूद है, जहां पर चौथा जत्था यात्रियों का पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरह से यात्रियों में पूरा जोश और उत्साह दिख रहा है। और किस तरह के इंतजाम है? बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं, बाबा की कृपा है। अच्छा, तो किस तरह का सहयोग है लोगों का, फोर्स सबका बहुत सहयोग सही है, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, कठुआ से आई हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा इंतजाम है। क्या हमारी पुलिस फोर्स या अगर हम कहें कि हमारे सहयोगी भी हैं और भंडारे हैं जगह जगह, बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर अभी जो चौथा जत्था है वो पहुंच गया है पहलगाम और यहाँ से ये लोग जो है न्यूनतम बेस कैंप जाएंगे और न्यूनतम बेस कैंप में रात में ठहरने के बाद कल सुबह सवेरे इनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ राज्यों से ये लोग आए। कहाँ से आप पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव। हमारी पटियाला पंजाब से बस आई है, हम 2 बसें लेके आए हैं, 120 लोग हैं हम। तो हर साल आते हैं, होले के पुराने भगत हैं तो हमें पहचानते हैं। तो आप हर साल आते हैं, तो हर साल कश्मीर में किस तरह से आपका अभिनंदन होता है? अभिनंदन पिछले 3-4 साल से तो बहुत वार्म हुआ है, उससे पहले इतना अच्छा नहीं होता था। 3-4 साल से जो कश्मीरी लोग हैं वो भी हमारी हेल्प भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। श्राइन बोर्ड सुविधाएं कैसी है प्रशासन की? सुविधाएं ठीक है, अच्छी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, जो भाजपा सरकार ने इस टाइम जो परिस्थिति में मतलब जो उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है जी, इससे पहले शायद वो नहीं थी जी। हमारी जो इंडियन आर्मी है जी, हर टाइम हर जगह जी ऐसे खड़ी है हमारे लिए, जैसे जी एक बाप अपने बच्चे पे हाथ करके रखता है जी, इस तरह से मतलब इंडियन आर्मी ने हर तरह से सेटअप किया हुआ है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरफ इतनी फैसिलिटी की है जी, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जी, हर जगह पे हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। उसको मेडिकल लाइन है जी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल आनंद मंगल है जी। बिल्कुल आनंद मंगल है। और ये कहना है इन यात्रियों का कि जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं हैं वो भी अच्छी है और जो यहाँ के लोगों का ताउन है वो भी काफी सराहना है। और इनका कहना है कि गुज़श्ता 2-4 बरस से इस तरह का जो ये इंतजाम है उसमें मजीद जो है इजाफा देखने को मिला है, मजीद बेहतरीन इंतजाम में देखने को मिली है। और आपको एक बार सिक्योरिटी व्यू यहाँ का दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फिस्टिंग है यहाँ पर फिस्टिंग की जाती है और उसके बाद ही प्रॉपर फिस्टिंग के बाद ही प्रॉपर चेक के बाद ही इनको आगे छोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये यात्री जो है यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने जो लगेज है उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक्सरे पॉइंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है इनको। अपना जो लगेज है एक्सरे पॉइंट्स के थ्रू ही इनको हासिल करना पड़ता है, एक प्रॉपर चेक के बाद और एक प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बाद। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है वो जोरों शोर से जारी है और खुश असलूबी से जारी है। और जिस तरह से इन लोगों का जो अनुभव है जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दर्शन किस तरह से इनके हुए, तो वो भी देखने वाली बात है और वो भी यकीनी तौर पर एक काबिल तारीफ बात है। न्यूज़ 18 के लिए यूनियन पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। पहलगाम में भूमि पूजन के बाद छड़ी मुबारक मटन के मशहूर सूर्य मंदिर पहुंची और मकामी लोगों की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल देखने को मिला। मटन में मकामी मुसलमानों और सिखों की को छड़ी मुबारक के इस्तकबाल में खड़े देखा गया। शांति की छड़िया दी है और उसी का ये पूजन होता है यहाँ पर। और इसके बाद ये छड़ी जो है मटन से होकर ये मटन में हुई और फिर वापस ये अखाड़े में जाएगी। उसके बाद ये आज इस साल श्रावण दौर है, 19 साल के बाद श्रावण दौर है। फिर ये आगे मतलब नाग पंचमी को वहाँ से फिर छड़ी निकलेगी जिसमें वो शंकराचार्य और फिर मटन और फिर दर्शन करेगी पवित्र गुफा के। लगन में पूरे जो कश्मीर वासियों में हर्ष उल्लास पाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि इस साल पहली बार ये देखने को मिला कि अनंतनाग में हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उनका भावपूर्ण यहाँ पे इस्तकबाल किया है। बाकी यहाँ पे इस साल हालात भी अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री टूरिस्ट आके कश्मीर के सौहार्दपूर्ण माहौल का आनंद ले। आज किस तरह का माहौल? आज बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से यहाँ भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद जो पवित्र छड़ी है उसने पवित्र कुंड मारतंड में उसका स्नान किया और आगे अब अखाड़े की ओर जा रही है। शोपियां में शिखरू एक खूबसूरत सयाहती मकाम है जहां खूबसूरत घने जंगलात, नदी नाले और दिलकश नजारे देखने को मिलते हैं। ताहम इस इलाके में बुनियादी सहूलतें दस्तयाब नहीं है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इस खूबसूरत जगह को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाने चाहिए। तो बिजबारी नाम को है उसका, तो वहाँ लोग जाते हैं, संडे को जाते हैं
तो बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया है ये, लेकिन जो इको पार्क हमने बोला था उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, रोड नहीं है यहाँ पे, या ये वॉशरूम वगैरह नहीं है। तो यहाँ लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से आते हैं, लेकिन और इतना खूबसूरत यहाँ दरिया है, बाकी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सहूलियत बिल्कुल नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है यहाँ। इसका सड़क है, सड़क और पुल भी एक होना चाहिए, तो आराम से लोग आते हैं, कोई बूढ़ा भी आता है, कोई बच्चे भी आते हैं, चलना थोड़ा मुश्किल, लगभग एक आधा किलोमीटर यहाँ पैदल चलना पड़ता है, कभी बारिश होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ हम 1 किलोमीटर नीचे रख के पैदल आते हैं यहाँ पे। हम इस चैनल के बहुत शुक्रगुजार है कि ये वक्तन फवक्तन यहाँ इस जगह पर आते हैं और यहाँ के जो प्रॉब्लम है वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ देखा तो बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो लेकिन जब हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल से हमने गवर्नमेंट से अपील किया है कि यहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट में अब लाए, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है कि पिछले 10-15 साल से ना कोई डायरेक्टर टूरिज्म का डायरेक्टर इधर आया है, ना कोई डीसी साहब। अलबत्ता पिछले 10-15 दिन से जो ये हमारी एसपी साहिबा है वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ विजिट किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो ये बात आगे तक पहुँचा देगा। कश्मीर में गर्मी की लहर के चलते गुरेज में सयाहों का रश बढ़ गया है। एक जानब जहां इस सरहदी खित्ते में सयाती सरगर्मियां उरूज पर है, वहीं इस खूबसूरत खित्ते में माहौलियाती आलूदगी भी तेजी से फैल रही है, क्योंकि गुरेज में कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर चल रही है और बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से गुरेज में रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। गुरेज में मौसमी हालात वादी से मुख्तलिफ हैं और घने जंगलात और तेज बहाव वाले नदी नाले यहाँ आने वाले सयाहों को फरहत बख्श रहे हैं। डीसी बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि गुरेज में सयाहों के लिए दरकार बुनियादी ढांचे की फराहमी में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है और इंतजामिया भी इलाके में सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए कई इक़दाम कर रही है। गुरेज में मौजूद सयाहों का कहना था कि गुरेज के मौजूदा मौसमी हालात उन्हें बार बार गुरेज आने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि इस सरहदी खित्ते में चलने वाली ठंडी हवाएं उन्हें गर्मी के असरात से बचा रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि गुरेज जो है ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पी डेस्टिनेशन बन के सामने आया है, जिसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, इवन जो लोकल टूरिस्ट अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, वो भी हैं, और बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं जो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। उनकी पहली चॉइस है। एक बिल्कुल ही अलग सी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, तो हर कोई इसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है। और जो ये मौसम है अभी का, बाकी जगहों पे जिस तरह से टेम्परेचर जोन राइज हैं, तो हमें उम्मीद है कि और भी ज़्यादा जो है अभी, और जैसे समर वेकेशन भी शुरू हो गई हैं, तो टूरिस्ट का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसको कैटर करने के लिए वहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो पूरी तरीके से किए गए हैं। वहाँ पे जो स्टे और जो रहने की जो व्यवस्था है वो बहुत इम्प्रूव की गई है। आप साल दर साल देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट ही आया है। मैं मुंबई से आई हूँ, ये मेरा दूसरी बार है गुरेज में। गुरेज बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, गुरेज का मौसम भी बहुत प्यारा है कंपेयर टू श्रीनगर। गुरेज में बहुत प्लेजेंट वेदर है, मतलब यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी है, ठंडी हवाएं चलती रहती है, रात को मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश होती है तो उससे हवा भी साफ रहती है, फिजाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूंगी कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, कम से कम एक बार तो अपनी जिंदगी में आप सब जरूर आए। अब जरा आपको गुरेज की तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। ये है गुरेज में बढ़ती आलूदगी के कुछ मनाजिर। इस खित्ते में दरियाए किशनगंगा के इर्द गिर्द अक्सर ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अगर गुरेज में कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामी सतह पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो गुरेज जल्दी ही कूड़ेदान में तब्दील होगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कुछ मकामी रजाकार गुरेज में सफाई की मुहिम तो चलाते हैं, ताहम असल हकीकत यही है कि पूरे गुरेज खित्ते में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। उधर इस अहम मसले पर डीसी बानीपुरा का कहना है कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ में एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमें लेके चलना है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है एसडीएम गुरेज उसके नोडल ऑफिसर हमने बनाया हुआ है। वो भले ही गुरेज का मास्टर प्लान हो, वो डेवलपमेंट की बात हो या फिर वहाँ की जो ये साफ़ सफाई है उसकी बात हो, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और यही कोशिश है कि इससे वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब ना हो और टूरिज्म भी प्रमोट हो और लोकल जो इकॉनमी है उसको भी इसकी मदद मिले। उम्मीद है कि गुरेज में बढ़ती आलूदगी के चलते हंगामी बुनियादों पर डंपिंग साइट्स का क़याम अमल में लाया जाए ताकि इस खित्ते की खूबसूरती बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के शिवपुरा के रिहायशी पिछले कुछ महीनों से पानी के शदीद बहरान का सामना कर रहे हैं। वो अपने पीने की जरूरियात के लिए बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर है। मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति से जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। लोगों ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से वो बुनियादी जरूरियात के लिए पीने के साफ पानी के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जल शक्ति महकमा मज़कूरा इलाके को पानी की बाकायदा फराहमी में नाकाम रहा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और मसला हल करें। 5 साल से पानी हमें एक कतरा नहीं यहाँ आता है, और जो भी अफसर यहाँ पर आता है वो बोलता है भाई हम 3 इंच लगाएंगे, 4 इंच लगाएंगे, न 2 इंच है, न 1 इंच है, न आधा इंच है। और हम तरस रहा है, महला इतना बड़ा महला है पानी के लिए, एक बूंद पानी हम लोग को नहीं आता। आपके सामने पाइपें लगे हुए और देखो सब जमा हुआ है यहाँ पर। मुंह धोने के लिए पानी ने मुंह धोता नहीं था, चलो हम पीने के लिए हमें पानी है। अब यहाँ ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है। यहाँ इस गली में 4-4, 5-5 होटल लगे हैं। इन होटलों को पीएचई परमिशन देते हैं, मगर परमिशन देने से पहले वो देखते नहीं है कि हमारी पाइप में उतनी कैपेसिटी है क्या। हमारे पास इतना पानी है कि हम लोकल टैंक को भी फीड कर सकते हैं और होटल को भी फीड कर सकते हैं। 10-15 होटल्स है और उनके रूम्स भी बहुत ज़्यादा है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे पहले थोड़ा थोड़ा पानी आता था, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आता था। पिछली बार हमने मतलब 2-3 महीने पहले स्ट्राइक किया था, फिर उस समय कम से कम 15 दिन हमको ठीक पानी आ गया। मुझे लगता था कि बंड वालों को भी शायद आया होगा पानी, तो लेकिन उस समय जब आता है, जब कोई हम करते उस समय आता है, फिर इस समय क्यों नहीं आता है पानी। एप्लीकेशन हमने दिया है उधर कि बंड लाइन से कतरा भी एक पानी नहीं है, और क्या बोलता है उसको, जो दूसरा महला है, ये तो महला है, वो ऊपर जो कॉलोनी है उनको 24 घंटे पानी होता है। पटन के श्री वारपुरा में श्री से वारपुरा तक सड़क इंतहाई खस्ता है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात सामने आ रही हैं और लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस सड़क को कुशादा करके मैग्डमाइज कर दिया जाए। श्री वारपुरा के लोगों ने कहा कि इंतजामिया को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की कि इस सड़क पर मैग्डम बिछाया जाए। वारपुरा तक एक सड़क आती है, यह हमारे गांव वारपुरा के बीच में जामिया मस्जिद से जनरल रोड टंगमर्ग तक मिल जाती है और ये बहुत सालों से खस्ता हाल में है। यहाँ मौसमी सरमा और बारिश के मौके पर इतना पानी इस सड़क पर जमा होता है कि हमें लंगूठियाँ, हमें पायजामा को ऊपर से उठाकर यहाँ चलना पड़े। बच्चों स्कूल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने गवर्नमेंट से, पंचायत मेंबरान से बहुत दफा इस्दा की, ठेकेदार साहिबान से इस्दा की, यहाँ क्यों वो कहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इसकी आ जाएगी, लेकिन हमारी अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो बेगुसराय से कुशात पान गस न मतलब गड़ वड़ पाके आराम सान खुदा न खस्ता अगर के गांव की प्रॉब्लम गस न अल्लाह ताला बचन ये पेर मतलब मीश नेर मतलब सको पेर बाजो थारे सर्विस गाड़ी को बैठे कोई शा के मीटर अंतास बिचार तमास अडबते तास लगा एक गाड़ी लगा तस बे 5 पेट किराए। तो अगर मेहरबानी मतलब करियो ये बात मतलब बेरवा के रटसुन में बिजली के खंभों से तरसीली लाइन नीचे आ चुकी है, जिसकी वजह से इंसानी जानों को खतरा लाहक है। रटसुन के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ बिजली की तरसीली लाइन खंभों से बच्चों के कद के बराबर नीचे आ चुकी है, जिसकी वजह से न गाड़ियां चल पाती है न ही लोग। इस मामले से रटसुन की कदीम जामा मस्जिद का मेन गेट भी बंद हो गया है। लोगों को यहाँ चलने में खतरा लाहक है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ये तरसीली लाइन नीचे आ चुकी है और गाड़ियां भी नहीं चल पाती है। रटसुन के लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि संजीदा मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। छोटे बच्चे की हाइट के मुताबिक ये लाइन यहाँ पे नीचे आ गई है। इससे पहले ये एक दरख्त से जा रही थी, जबकि दरख्त काटा गया और इसको नीचे धकेल दिया गया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा रेस्टोर किया था अपने लेवल पे, क्योंकि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी गए थे, यहाँ के पंचायत बॉडी को भी गए थे, बीडीओ साहब के भी पास गए थे। जो लास्ट महीने में यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक पोल आए थे बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत, वो तो इंडिविजुअली इन्होंने अपने घरों में इंस्टॉल कर दिए या अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। जो भी यहाँ पे तरसीली लाइन थी, चाहे वो एसटी थी या एलटी थी, वो वैसे की वैसे ही रह गई। सरपंच पंचन थी गया
अस दप दी तो पोल अत तिमन कोर बोरी डी यम तम पे घर खतर सरपंच सह पे घर खतर या पंचायत सारी पन घर खतर मुशीद लाइट सो खेन सो क्लिन फरोख्त कर यह गई तार यह मोले निम घर वाले लगभग 40 घर ये पे तू वो पोजिशन क्या तार वनस यो अगर और कह ट्रैक्टर वोल या गाड़ी वोल यह कर डैमेज तुम वो सन डिमांड पोल आसन मान गाँव मज परेशानी सर वो क्या वन बच्चे यहाँ जो बिजली के खंभे हैं नए तरीके से और नए बिजली के खंभे यहाँ पे नस्ब किए जाएं ताकि यहाँ जो इंसानी जान का खतरा लाहक है उससे बचाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि महकमा बिजली इस पे संजीदगी से गौर करे और यहाँ बिजली के खंभे और जो तो तरसीली लाइन जो है बोसीदा तरसीली लाइन जो नीचे आ चुके हैं और उसको भी टाइट करके यहाँ लोगों के जो मसाइल है दरपेश मसाइल है उनका ज़रा किया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफसन बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। खास तौर पर स्टंट बाइकिंग, ट्रिपल सवारी, हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने, जल्दी और लापरवाही से ड्राइविंग पर तवज्जो दी जा रही है। पुलिस स्टेशन कुंजर ने SHO कुंजर वसीम जहांगीर की सरबराही में बाइकर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 35 बाइकर्स बुक और 35 व्हीलर जब्त किए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मुहिम का मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकना और इसका खात्मा करना और कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को महफूज सड़क फराहम करना है। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। आदाब।